हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा और जो है डीप में डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। और एक बात आपसे कहनी थी कि जिस बच्चे ने पहले की क्लासेस नहीं ली है, स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है, उनको कतई ये वाली क्लास समझ में नहीं आने वाली है। वो बात अलग है कि आपने 11th-12th में पढ़ा है, वो बात अलग है, वो बात की बात है, तब तो आपके समझ में आ ही जाएगा, चाहे आप कोई भी पार्ट उठा के देख लो। बट अगर आपने 11th-12th मैथ से नहीं की है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है और पेपर में आपको कठिनाई या जो है सामना कर प्रॉब्लम जो है आपको होंगी, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। पेपर में ऐसा ना हो कि आप इधर उधर किसी और की कॉपी देख रहे हो या नकल के सहारे जा रहे हो। अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो प्लीज़ बी रेगुलर। जो भी वीडियोज़ आपके लिए डालता हूँ उसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। मैंने नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। अभी नहीं दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जो है क्लास को अच्छे से करिए, समझिए। और फिर अभी 1 मिनट हो चुका है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी है उनको पता होगा कि एक फॉर्मूला निकल के आया था। वो फॉर्मूला किस चीज़ का था कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन, किसी भी द्विपद व्यंजक को हम किस प्रकार ओपन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला था, ठीक है। मान के चलो किस चीज़ का फॉर्मूला था। कोई भी द्विपद व्यंजक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम किस प्रकार खोलते थे, इसको हम किस प्रकार खोला, हमने जाना कि हम इसको NC0 अभी बताऊंगा NC0 क्या है। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले a की पावर मैक्सिमम होती है और b की पावर कुछ नहीं होती, यानी b की पावर 0 होती है। फिर प्लस लगाया जाता है, फिर NC1 यहाँ पे होता है, ठीक है। पहले 0 फिर 1 और उसके बाद a की पावर घटती चली जाती है, यानी पहले n था, अब n में से 1 कम हो जाएगा। और b की पावर बढ़ती रहती है, यानी पहले 0 था अब 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारे पास वो क्या होगा, NC2 और a की पावर फिर से घट जाएगी, यानी पहले 1 बार घटा अब 2 बार घट जाएगी, यानी एक और घट जाएगा इससे, और b की पावर में एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब देखिए, और यहाँ पे इसके बारे में और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सही से यहाँ पे लिख लेते हैं, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 हो जाएगी। देन फिर से प्लस आएगा, यहाँ पे NC2 आएगा, a की पावर और घट जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर भी 2 हो जाएगी। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा और अंत में मैंने आपको बताया था क्या आएगा, अंत में आएगा NCN, यानी जो भी इसका द्विपद में घात होगा वो लास्ट होगा यहाँ पे, और a की पावर यहाँ पे लास्ट में 0 हो जाएगी और b की पावर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, वो जितनी यहाँ पे घात हो वो उतनी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इस फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट में देखो किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, आप कहोगे सर ये सिग्मा क्या है। सिग्मा बताऊंगा मैं इसको आगे कि ये है क्या, ठीक है। पहले आप जान लो, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर और n तक, ठीक है। NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब आप कहोगे सर जी ये क्या बला है, ये देखो क्या बला है,
ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको निरूपित किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है। इस प्रकार इसको शॉर्ट फॉर्म में निरूपित करते हैं। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा का अर्थ होता है बच्चों कि जितने भी इसमें टर्म हैं, जितने भी इसमें पद हैं, जितने भी इसमें पद हैं, 1 2 3 4, कितने पद हैं इसमें? मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी द्विपद व्यंजक के प्रसार में जब हम किसी भी द्विपद व्यंजक को खोलते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, मैंने आपको बताया था उनमें जो टर्म होती हैं, टोटल टर्म की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर जी आपने बताया था पिछली क्लास में n+1। मैंने कहा ठीक है, n+1 होती है, यानी जितनी ये घात होगी उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे घात 4 है तो यानी टोटल जब हम इसको खोलेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो उसमें टोटल पद 5 होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे कहा था, आपने कहा हाँ सर जी आपने इसी प्रकार कहा था। तो ये सिग्मा उन्हीं पांचों पदों का, इन सभी पदों का क्या है? योग है। इन सभी के योग को ये सिग्मा यहाँ पे दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इतना समझ गए? ये सिग्मा क्या है कि किसी द्विपद व्यंजक के प्रसार में जितने भी टर्म है, सभी के सम को, सभी के जोड़ को ये सिग्मा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब r बराबर 0 से लेकर n क्या है? इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, सिग्मा r = 0 to n। अब 0 to n क्या है? यानी इस जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे छोटा पद 0 होगा और सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा पद यहाँ पे n होगा। ये इस चीज को दर्शा रहा है कि सिग्मा यानी उन सभी पदों का जोड़ जो 0 से लेकर n तक है, उन सभी को ये दर्शा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद और आगे चलते हैं, चलो और आगे देखो NCR ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये है द्विपद गुणांक। बच्चों इसको क्या कहते हैं? द्विपद गुणांक। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको कहते हैं द्विपद गुणांक। याद रखिएगा, ये जो NC0 NC1 NC2 मतलब बेसिक फॉर्म में इसको NCR कहा जाता है। बेसिक फॉर्म में मतलब सभी के लिए जो यूज होगा, इसको सामान्य रूप से हम इसको NCR कहते हैं। फिर 0 1 ये तो पद हो गए कि ऐसे ऐसे पद है, तो NCR हम इसको कहते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है बच्चों द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहेंगे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पद का बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी द्विपद गुणांक क्या है, तो आप कहोगे NC0। इस पद का पूछूं तो आप कहेंगे NC1। इस पद का पूछूं तो आप कहेंगे NC2। इस पद का पूछूं आप कहेंगे NCN। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब ये NCR मैंने क्यों लिखा है? NCR मतलब जनरल इसका फॉर्म हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। a की पावर n-1, a की पावर n-r। n-r क्यों लिखा? अब a हर पद में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a हर पद में है, b भी हर पद में है, बट एक घात जो है ये n-r क्यों लिखा मैंने a का? ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि a की पावर जो है घटती चली जाती है। देखो जैसे यहाँ पे n थी, यहाँ पे एक और घट गई, यहाँ पे एक और घट गई और धीरे धीरे ये 0 हो गई, तो n-r हो गई। ठीक है, n-r हो गई। और b की पावर क्या है? b की पावर वही है जो r है, b की पावर वही है जो r है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो NCR है। ठीक है, देखो NCR है, यहाँ पे r 0 है, तो b की पावर देखो, यहाँ पे b की पावर भी 0 है, यानी जो यहाँ पे r है वही यहाँ पे r भी यहीं पे है, 0 0 हर पद में। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे जिसकी घात कुछ नहीं होती आपको पता है, उसकी घात 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो r यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना r। जैसे यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे b की पावर n है, तो r है कि नहीं? है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर जी है। सेम यहाँ पे n-r में भी आप इसी प्रकार देख सकते हो कि देखो n-r, देखो यहाँ पे r 1 है तो यहाँ पे n-1 यानी n-r, यहाँ पे r 2 है तो यहाँ पे भी 2 है n-r। ठीक है, इस तरीके से इसको समझो। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे समझ चुके हो कि ये कैसे बना। ठीक है, ये कैसे आया, आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप। ओके, तो समझ गए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं समझे तो कमेंट में कह देना, दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा। वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप देख लो। ठीक है, ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए या नहीं समझे ये बताओ मेरे को। आई होप सब समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब देखो
आज की क्लास में हम देखो क्या पढ़ेंगे, 9 मिनट हो चुके हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि इसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो आपको थंबनेल में दिखा होगा, वो क्या दिखा होगा, वो क्या दिखा होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो आपको थंबनेल में दिखा होगा। एक मिनट, पहले मैं इसको अच्छे से यहाँ पे, ये लिख नहीं रहा, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे आप वेट करना, मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर, यहाँ पे इसका दूसरे मार्कर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके, अब थंबनेल आपने देखा होगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि इसको इस फॉर्म में भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है व्यापक पद के बारे में जानना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों, व्यापक पद। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कह सकते हैं जनरल टर्म। क्या कह सकते हो बच्चों, जनरल टर्म, GENERAL, और टर्म, TERM। मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इतनी इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऐसा मत कहना कि सर को लिखना नहीं आता, ठीक है। ओके, A+B⁴N, इस पे ध्यान देखो। व्यापक पद हम किसी भी द्विपद व्यंजक, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो है, हम व्यापक पद अगर हमको कह दिया जाए कि निकालो भाई इसका जनरल टर्म निकालो, इसका जनरल टर्म निकालो, इसका व्यापक पद निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे आप इसको निकाल सकते हो, ये आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इस चीज को यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। सो अब देखो, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं। अब देखो यहाँ पे व्यापक पद है क्या, जनरल टर्म है क्या, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, व्यापक पद, ठीक है। बड़ा बड़ा हो गया था वो, यानी जनरल टर्म। ओके, जनरल टर्म। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज, यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करने वाली कुछ चीजें हैं, ऑब्जर्व करने वाली कुछ क्या हैं, कुछ क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली कुछ चीजें हैं। क्या चीजें हैं देखते हैं, चलो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को नहीं, ठीक है। ये तो इसका मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म ही मैंने यहाँ पे इसका लिख लिया था, ठीक है। इसको आप चाहो तो एक बॉक्स में इस प्रकार रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये इस फॉर्मूले का क्या है, शॉर्ट फॉर्म मैंने इसका लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, NC0, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा देखो, NC0 ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है टर्म 1, ये पूरा है टर्म 1 यानी पहला पद। आपको पता होगा कि ये क्या है, टर्म 1। मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग पद होते हैं, जैसे ये, अब ये देखो ये क्या है, आप कहोगे सर जी ये टर्म 1 है, मैं इसको क्या कहूँगा, टर्म 1। ओके, मैंने कहा तो ये क्या है, फिर ये क्या है, आप कहोगे सर जी ये दूसरा पद है, दूसरा पद यानी टर्म 2। मैंने कहा ये क्या है, फिर आप कहोगे सर जी यहाँ पे ये है टर्म 3 यानी तीसरा पद। फिर इसके बाद चौथा पद आएगा, फिर पांचवा पद आएगा, छठवां पद, इस तरीके से आएगा। अब मैंने आपसे कहा तो ये लास्ट वाला पद क्या है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी ये है TN। तो ये बच्चों यहाँ पे ये बच्चे गलती कर देते कि वो कह देते हैं इसको TN। ये TN पद नहीं है, ये TN पद नहीं है, ये TN पद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहूँ कि फ्लैशबैक में थोड़ा जाइए, फ्लैशबैक में थोड़ा जाइए, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फ्लैशबैक में थोड़ा जाने की कोशिश करो, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। तो आप पीछे अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो आप थोड़ा सोचेंगे कि हाँ भाई सर ने कुछ बताया था, कुछ पॉइंट ऐसा बताया होगा जो इससे रिलेटेड होगा, तो आप थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। जो जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कैसे जाएगा, ठीक है, उसका तो फिर ब्लैंक है, दिमाग उसका खाली है, वो नहीं सोच पाएगा। बट जिन्होंने क्लासेस की हैं अच्छे से, वो यहाँ पे समझ जाएगा कि इसको हम क्या कहेंगे, इस लास्ट वाले पद को हम यहाँ पे क्या कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछली क्लासेस में हमने क्या बताया था कि क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाला पद होता है,
जब हम किसी द्विपद व्यंजक का, अभी इससे पहले भी बताया था, जब हम किसी द्विपद व्यंजक का एक्सपेंशन करते हैं, किसी द्विपद व्यंजक का प्रसार करते हैं, तो उसके प्रसार में जो टोटल पद होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? n+1। कितने पद होते हैं बच्चों? n+1। कितने? n+1 पद यहाँ पे होते हैं। आप कहोगे हाँ सर जी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये लास्ट वाला पद n+1वां पद ही है? आप कहोगे हाँ सर जी, लास्ट वाला पद यही है, क्योंकि इसमें एक ज्यादा पद आता है, एक ज्यादा जो है, जब हम इसको ओपन करते हैं एक ज्यादा पद आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? n+1। आप कहोगे सर जी हम यहाँ तक तो समझ गए, तो अब आप कहोगे सर जी हम इसको कहेंगे क्या? तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि TR+1 है ये आपका, TR+1वां पद है ये आपका। कौन सा पद है? TR+1वां पद है। अब आप कहोगे सर जी R, आपने तो कहा था कि n+1 पद होते हैं, तो फिर ये तो फिर TN+1वां पद हुआ, आपने R क्यों लिखा? मैं कहूँगा ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है कि यहाँ पे हमने R क्यों लिखा, जबकि पद तो n+1 होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये R है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इस चीज को, 0, 1, 2 और इस चीज को यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको कह देते हैं TR+1वां पद, यानी R में एक पद और जोड़ दिया, तो वो हो गया हमारा TR+1वां पद। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ये बता दो मेरे को, ठीक है या नहीं है? यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट में कहना फिर से कि हम नहीं समझे, उसको और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखो आर यहाँ पे क्या है, बेसिकली आर यहाँ पे है बच्चों कि एक पद आपका ज्यादा है, एक पद आपका क्या है? ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आर 0 है, ठीक है, आर यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आपने कहा ठीक है, लास्ट में क्या है? n, तो ये R+1वां पद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टर्म की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे देखो R+1 हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, क्योंकि 0, 1, 2 इन्हीं के बेस पे तो हम पता कर रहे हैं कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसी के बेस पे तो हम इसको समझ पा रहे हैं कि 0 वाला पद यानी टर्म 1, जिसपे 1 लिखा होगा NC1 होगा, वो दूसरा पद, NC2 है वो तीसरा पद, NC, इस प्रकार हम पता लगा पा रहे हैं, यानी R के थ्रू हम पता लगा रहे हैं कि ये कौन सा पद है। जैसे 0 वाला है तो यानी ये टर्म 1 है, यानी पहला पद है, 1 यहाँ पे है तो यानी हम पता कर पा रहे हैं कि ये दूसरा पद है। तो यानी किस बेस पे हम इसको पता कर पा रहे हैं? R के आधार पे हम इसको पता कर रहे हैं, ना कि N के आधार पर। N तो सब में सेम है, केवल क्या है डिफरेंट? R के बेस पे ही तो हमें पता चल रहा है कि ये टर्म 1 है, टर्म 2 है। सो यहाँ पे N ना लिखते हुए यहाँ पे मैंने यहाँ पे R लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा पद है? लास्ट वाला पद होता है TR+1वां पद। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम किसी का करते हैं सो उसमें एक पद ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि ये R कहाँ, कैसे, क्यों लिखा हमने। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कहूँ कि बताओ इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार लिखेंगे, सो आप कहोगे सर जी हमें तो कुछ पता नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है, सो हमें नहीं पता, आप ही यहाँ पे बता दो। ठीक है, सो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बोला था कि क्या, ये तो हमने समझ लिया कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये है R है, यही तो R है ना, NCR। यहाँ पे मैंने आपको बताया था NCR, R यहाँ पे क्या है? 0, 1, 2, 3, यही तो है कि नहीं? है कि नहीं? इतना तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना। ठीक है, इतना भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो आपको अपनी आंखें दिखाने की जरूरत है। ठीक है, आप अपने आंखें दिखाओ अगर आपको ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अब देखो 0, ठीक है, 0, देखो जो यहाँ पे R है, यानी ये जो यहाँ पे नीचे इस C के साथ है 0, वही यहाँ पे B में चढ़ा हुआ है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे N, यहाँ पे भी N। यानी ये जो R है, यानी जो R है, हर पद में R जो है वो B की पावर में चढ़ा हुआ है। हर पद में जो R है वो B की पावर में चढ़ा हुआ है, इसलिए इस वाले सूत्र में भी हमने B की पावर R लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ?
आप कहोगे हाँ सर जी, यानी b की पावर यहाँ पे r है, ठीक है, b की पावर यहाँ पे क्या है, r है। अब मैं आपसे कहूँगा एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये n, यहाँ पे जो a वाला जो यहाँ पे a है उसकी पावर देखो घट रही है। कैसे घट रही है, n में से r घट रहा है। देखो n माइनस जीरो, n माइनस जीरो, तो n माइनस जीरो लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि जीरो घटेगा ही नहीं, जीरो तो मतलब जीरो ही है, मतलब जीरो घटेगा ही क्यों, एक में से हम जीरो को घटाएंगे तो कोई फायदा है, हम मूर्ख ही हैं कि हम वन माइनस जीरो लिख रहे हैं उसको, हम डायरेक्ट उसको वन लिखेंगे, हमें टू माइनस जीरो लिखने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट उसको टू लिख सकते हैं। सो उसी प्रकार हम यहाँ पे n माइनस जीरो क्यों लिखें, हम जब डायरेक्ट उसको n लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो n, देखो फिर यहाँ पे देखो जो ये r है वही ऊपर इस a की पावर में घट रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि a की पावर n माइनस r, ये जो r है ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जो r है यही a की पावर ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a की पावर में से a की पावर में n में से r घट रहा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप कहोगे हाँ सर जी हम कह सकते हैं, हम इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम इतने भी बुद्धू नहीं हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों, आप बहुत ही जीनियस, मतलब अच्छे, आपका दिमाग जो है बहुत ही तेज चल रहा है, आप अच्छा जो है ऑब्जर्व कर पा रहे हो। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये जो इसका गुणांक है इसको हम कैसे दर्शा सकते हो। आप कहोगे सर जी आपने ऊपर बताया था हम सिंपली लिख सकते हैं, अब तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो गुणांक है हम उसको हमेशा जो है NCR से ही व्यक्त करते हैं, तो हम इसको NCR से ही यहाँ पे क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। मैंने कहा चलो बच्चों बिल्कुल बढ़िया, आप बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो, ठीक है। अब चूंकि ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे तो आगे मैंने सिग्मा लगाया था, तो क्या यहाँ पे भी हमने सिग्मा लगाना है। आप कहोगे नहीं सर जी ये तो आपने ये जो एक्सपेंशन किया था इसका आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो हम व्यापक पद पढ़ रहे हैं, तो व्यापक पद यानी जनरल टर्म निकालने के लिए इसके आगे हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊं, अब आप कहोगे कि सर जी आप बता दो क्या लिखना है यहाँ पे आगे पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्योंकि हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं, हमें एक टर्म, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा बताओ इसका तीसरा टर्म बताओ, तो तीसरा टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है कि तीसरा टर्म हम इसको इस प्रकार यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर जी, किसी क्वेश्चन में आपको दूसरा टर्म बोल दिया, किसी टर्म में आपको बोल दिया चौथा, तो यानी ये जो फॉर्मूला है ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है, एक स्पेसिफिक एक विशेष पद को निकालने का ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं T1 प्लस R, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक टर्म निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो मैंने अब आपसे कहा कि ये आपका जनरल पद यानी व्यापक पद यानी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। तो सभी बच्चे जो है इस फॉर्मूला को क्या कर लो, नोट कर लो, और कैसे ये जनरल टर्म निकल के आया ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कोई फालतू के कमेंट वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई बस उसी को पूछेगा, ठीक है। समझ में नहीं आई तो कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन को आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको समझ गए तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप कहोगे सर जी हम समझ तो गए बट ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं, सॉरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको एक व्यंजक दिए x की पावर 2 माइनस y की पावर 6 होल पावर, ठीक है, पूरे के। मैंने आपको कहा कि बताओ इसका व्यापक पद बताओ, क्या बताओ, व्यापक पद बताओ। आप कहोगे ठीक है सर बताते हैं हम, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है जरूर बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि व्यापक पद इसका ज्ञात करो, क्या करो, व्यापक पद आप इसका ज्ञात करो। आप कहोगे सर जी पहले तो हम इसको सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे जो आपने बताया था, जो फॉर्मूला आपने बताया था। तो मैं कहूँगा क्या फॉर्मूला बताया था। आप कहोगे सर जी टी r प्लस के 1 इज इक्वल टू 6n, n यही तो होता है ना, NCR, r हमें पता नहीं है तो r को सेम एज इट इज ऐसे लिख दो, फिर x की पावर 2 और a, ये इसको a मान के चलो कि a है,
ठीक है। और a की पावर a की घात 2 ऑलरेडी है तो मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना सही समझा। और a की पावर क्या होता है, n माइनस आर होता है, तो यानी 6 माइनस के r हमें पता है नहीं, ठीक है, r हमें पता है नहीं। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो माइनस के y है, माइनस के y है, तो हम यहाँ पे माइनस के 1 को जो है वो यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे, ताकि क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस का हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और y के साथ यहाँ पे r जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा, y, क्योंकि y क्या है b, और b की पावर आपको पता है फॉर्मूले में क्या था, b की पावर r था। अब 1 की पावर भी आप r लिख सकते हो, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होगी, ठीक है, 1 की पावर कितनी ही हो वो क्या होगी, वो 1 ही होगी। और यहाँ पे माइनस प्लस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर सम होगा तो वो अपने आप ही प्लस हो जाएगा, विषम होगा तो अपने आप ही माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस चीज की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। -1 क्यों लिखा, क्योंकि y यहाँ पे माइनस है, तो -1 को अब -y भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा ये वैसे दिखेगा, इसलिए मैंने -1 को बाहर ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप इतना समझे, आप कहोगे ठीक सर जी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आगे देखो, आगे कैसे होगा ये, आगे ये किस प्रकार सॉल्व होगा। आप चाहे तो 6CR को खोल सकते हैं, बट खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम व्यापक पद निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसको आगे लिख लो, ठीक है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा घिचड़ पिचड़ ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा -1 की पावर r 6CR, और क्या, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 दूनी 12, और माइनस के कितना, माइनस के 2r, और लास्ट में हमारे क्या बचेगा, y की पावर r। तो यही हमारा जो है व्यापक पद है, निकल चुका है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व होने वाला नहीं है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको सेम प्रकार से आपका पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर में या 4 नंबर में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं पूछा जाता तो नहीं करवाता, कभी भी नहीं। x² माइनस के yx की पावर 12। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो, इसमें आपको व्यापक पद निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं है। अब कहोगे सर जी ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर 27 मिनट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, बट अगर मैं उनको अभी करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहता, क्योंकि नेट भी मेरे पास कम होता है और स्पेस भी फ़ोन में कम है, सो इतना काफ़ी है। ये जो आगे के जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारा जो डेली का डायलॉग है कि चैनल पे बने रहेगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।